प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। देश को चेहरा मिलेगा। भैया, जो व्यक्ति सीएम मटेरियल ही ढंग से नहीं बन पाया, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो जनता से अक्सर पूछते थे, आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार यानी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रधानमंत्री को अपनी मर्जी से देश का विकास करने का मौका देने वाली सरकार। मजबूर सरकार यानी कई दलों का गठबंधन सरकार, जिसमें कोई भी सहयोगी आकर हड़का सकता है। तो आज 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहाने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की चर्चा छिड़ गई है। इंडिया चाहता है में आज आप देखेंगे, हर विपक्षी दल पीएम मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तो चाहता है, लेकिन उस मजबूत विपक्ष का चेहरा कौन होगा, उस पर या तो झगड़ा है या वो मौन हो जाते हैं। आपको मैं यह भी दिखाऊंगा कि एक तरफ विपक्ष में पीएम उम्मीदवार को लेकर बिखराव है, तो दूसरी तरफ बिहार में मंत्री पद पाने के लिए महागठबंधन में ही टकराव है। आप यह भी देखेंगे कि सिर तन से जुदा वाला नारा और उससे जुड़ी नफरत खत्म क्यों नहीं हो रही, आखिर कहां है उसका कंट्रोल रूम। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें कई फोन आ रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, लेकिन यह नहीं बता रहे कि किनके फोन आ रहे हैं। पीएम पद के लिए वो अपनी दावेदारी नहीं जता रहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उन्हें दावेदार भी बता रहे हैं। आज की तारीख में जेडीयू की ऐसी ताकत है, नहीं है ताकत कि अपने दम पर वो नीतीश को पीएम छोड़िए पीएम उम्मीदवार भी बना सके। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या विपक्ष के बाकी नेता नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने पर राजी हो जाएंगे? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी तमाम सर्वे में जनता की पहली पसंद है। विपक्ष का कोई भी नेता दूर दूर तक उनकी छवि और लोकप्रियता के पास नहीं पहुंच पा रहा। फिर भी लोकतंत्र में विपक्ष सरकार को हटाने और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करता है। 2024 के लिए विपक्षी सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर मुंडे मते भिन्ना है। आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबको एकजुट करने का पॉजिटिव काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। बात जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? सब लोग जब बैठेंगे फिजिकली तौर पे, तब तो ये 2 मिनट का काम है। लोकसभा चुनाव में 2 साल भी नहीं बचे हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, और चेहरे पर पूछिए तो जवाब आता है कि 2 मिनट में तय कर लेंगे। बिहार की सियासी रिश्तेदारी में भतीजे तेजस्वी को भी लगता है कि चचा नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन चचा शर्माते हुए मुस्कुराते हुए बात टाल जाते हैं। हम हाथ जोड़कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। अगर जेडीयू और आरजेडी के दम पर ही विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री बनना होता तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाते और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन पटना से दिल्ली बहुत दूर है। नीतीश कुमार भले नाना कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी तो खुलकर अपने नेता को दिल्ली का सबसे बड़ा दावेदार समझ रही है। सुनिए नीतीश के दुश्मन से दोस्त बने उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। कहीं से अगर चर्चा हो रही है नीतीश कुमार जी के नाम की प्रधानमंत्री पद को लेकर के, तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। नीतीश कुमार जी का कद तो आज देश में इतना बड़ा हो ही चुका है, हर तरह से उनके अंदर योग्यता है। नीतीश कुमार का कद बड़ा है, लेकिन साख नहीं।
उनकी साख ऐसी बन चुकी है जो कभी इस सियासी शाख पर बैठा है तो कभी उस सियासी शाख पर। लेकिन उनकी दावेदारी पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मेरे को क्या गारंटी है कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना ले। ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक करने की। संदीप दीक्षित की चिंता को इस तरह समझिए कि 7 साल पहले जब बीजेपी को छोड़कर नीतीश आरजेडी के साथ गए थे तो बीजेपी के बारे में क्या कहा था। स्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। लेकिन सत्ता मिली तो बीजेपी के साथ चले गए। अब 5 साल बाद बीजेपी छोड़कर निकले हैं तो विपक्षी एकता की धूनी रमा रहे हैं। इस एकता की बात तो सभी विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन एकता का नेता कौन होगा, इस पर विपक्ष में चुप्पी पसरी है या हर छोटा बड़ा दल अपने नेता के नाम का जाप कर रहा है। बंगाल वाली टीएमसी कह रही है कि नीतीश बाबू विपक्षी खेमे में आए, इसका स्वागत है, लेकिन पीएम की पोस्ट अजीत दीदी है ना। पहले जरूरी है कि विपक्ष के लोग, बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या होता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली वाला कदम उतना ही उठाती है जितना शरद पवार कहते हैं। पवार भी 30 साल से पीएम इन वेटिंग हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि मौका नीतीश कुमार उड़ा ले जाएं? 2004 में भी ये बहुत सवाल पूछे थे। एक तरफ है अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक तरफ है सोनिया गांधी जी का चुना हुआ ये जो अलायंस है, तो क्या ये इनको हरा पाएगा? इनका चेहरा कौन, इनका चेहरा कौन? और वाजपेयी जी उस समय के बहुत ही पॉपुलर चेहरे माने जाते थे, पर जनता ने विश्वास किस पे जताया? मुद्दों पे। चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, सबको लगता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर विपक्ष के हौसले को बढ़ाया है, लेकिन हौसला बढ़ाने तक ठीक है, पीएम पद के लिए रेस जरा टाइट है। ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव हो सकते हैं। देखिए, मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, लेकिन यूपी में क्योंकि राजनीति होनी है, यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। अब ये तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोगों को तय करना है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि उनकी राष्ट्रीय स्तर पे क्या भूमिका है, कि बिहार में उनकी भूमिका है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो, और स्वाभाविक रूप से हैं भी वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति रही है। जब पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। विपक्षी नेताओं ने 2024 के लिए पोजीशनिंग शुरू कर दी है। बस ये तय करना सबसे मुश्किल हो रहा है कि पीएम मोदी के सामने उनका पोस्टर बॉय कौन होगा। माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, नीतीश कुमार ने आज खुद ही एक भेद खोला है कि बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ा क्यों। वो नाता अपमान पर कम, मंत्री पद की मांग पर ज्यादा टूटा। नीतीश चाहते थे कि बीजेपी केंद्र में उन्हें 4 मंत्री पद दे, लेकिन बीजेपी ने दिया 1, और वो भी नीतीश की मर्जी के खिलाफ, जैसा नीतीश का दावा है। इस बात पर नीतीश एनडीए से बाहर आए और अब दिल्ली की सत्ता से एनडीए को उखाड़ फेंकने का दंभ भर रहे हैं। लेकिन पीएम पद के लिए विपक्ष में ही तमाम हसरतें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो नीतीश कुमार इसमें कहां हैं? नीतीश कुमार की ताकत यह है कि उनकी छवि साफ सुथरी है, उन पर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन कमजोरी यह है कि उनकी साख बहुत कमजोर है। सबने देखा कि वो कभी भी एक खेमे से दूसरे खेमे में रातों रात चले जाते हैं। नीतीश की ताकत ममता बनर्जी पर उठ रहे सवाल भी हैं। ममता ने बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाई तो पीएम पद की दावेदार हो गई, लेकिन उनके मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से उनकी दावेदारी कमजोर पड़ी है। ममता की कमजोरी नीतीश की ताकत हो सकती है, लेकिन नीतीश की एक कमजोरी यह भी है कि वो बिहार में भी नंबर 1 पार्टी नहीं।
नीतीश के लिए अच्छी बात यह है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता सोनिया और राहुल से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ही उनके पलटी मार स्वभाव पर सवाल उठा रहे हैं। इन दिक्कतों के बीच अहम सवाल यह है कि एक तो विपक्ष के लिए सीटें कहां से आएंगी और दूसरा यह कि बीजेपी आज 1996 वाली नहीं है जब वाजपेयी सरकार संयुक्त मोर्चा के सामने गिर गई थी। आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उन्नीस में पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उनके खिलाफ विपक्षी दलों की लामबंदी शुरू हुई। विपक्षी दलों की वो एकता चुनाव बाद हो रही थी। अब 2022 में आ जाइए, चुनाव में 2 साल की दूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दल एकता की दुहाई दे रहे हैं, मगर शर्तें भी लागू हैं और शर्त यह है कि प्रधानमंत्री बनने की शर्त सारी पार्टियां लगा रही हैं। कल तक बीजेपी संग बिहार में सरकार चला रही जेडीयू को ही देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर उसके सपने कितने बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक पर्सनालिटी जो प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकता है, उसमें नीतीश कुमार जी हर तरह से फिट हैं। योग्यता का सवाल हो। उपेंद्र कुशवाहा जमाने बाद नीतीश कुमार के साथ आए हैं। एक समय वो नीतीश के बेहद करीबी रहे, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के टकराव में कुशवाहा नीतीश से अलग हो गए। आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 2014 में कुशवाहा बीजेपी के साथ चले गए, मोदी सरकार में मंत्री भी बन गए। मैं उपेंद्र कुशवाहा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन 2019 में बीजेपी से कुशवाहा की बात इसलिए नहीं बन पाई कि कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अड़ंगा लगा दिया कि कुशवाहा होंगे तो मैं नहीं। कुशवाहा उस चुनाव में पैदल हो गए। 2020 में विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ लड़ा, लेकिन मुंह की खाई तो फिर नीतीश की शरण में ही आ गए। इसीलिए कुशवाहा तो नीतीश कुमार को योग्य मानेंगे ही, लेकिन बिहार से ही विरोध की कई आवाजें उठ रही हैं। जो व्यक्ति सीएम मटेरियल ही ढंग से नहीं बन पाया, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बयान देते हैं कि भाई देश आपका इंतजार कर रहा है। भैया प्रदेश 17 साल से आपका इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री जी पहले प्रदेश की तो सुन लीजिए, प्रदेश की तो समस्या का आप समाधान कर दीजिए, देश तो बहुत दूर की बात है। देश में सत्ता की 3 धुरी हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक तीसरा मोर्चा। लेकिन सवाल है कि तीसरे मोर्चे की अगुवाई कौन कर सकता है। एक वक्त में जनता दल से निकले नेताओं ने जैसे तैसे प्रधानमंत्री बनने का अपना ख्वाब पूरा किया। उनमें से ही एक है पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा। देवेगौड़ा ने मौजूदा हालात पर ट्वीट किया है कि मैं बिहार की गतिविधियों को देख रहा हूँ। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब जनता दल परिवार एक छत के नीचे आया था। उसने 3-3 प्रधानमंत्री दिए। मैं काफी बुजुर्ग हो चुका हूँ, लेकिन अगर युवा पीढ़ी तय कर ले तो इस महान राष्ट्र को एक बेहतर विकल्प दे सकती है। देवेगौड़ा जनता परिवार के युवा नेताओं से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अगर जनता परिवार का हाल देखें तो वो कई दिशाओं में भटके हुए हैं। बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार का तीर दिल्ली का किला फतेह करना चाहता है। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली रुक करें तो बिहार की बादशाहत उनको मिले। बिहार में एलजेपी के चिराग पासवान तेजस्वी पर नरम है, लेकिन नीतीश पर गरम। यूपी में अखिलेश यादव विपक्षी एकता तो चाहते हैं, लेकिन नीतीश का नेतृत्व नहीं। वहीं ओडिशा में बीजेपी के नवीन पटनायक न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाली मुद्रा में हैं। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते। उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व यकीनी तौर पर परफेक्ट है प्रधानमंत्री होने के लिए। गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सोच वाली ऐसी पार्टियां एकजुट है नहीं। अब अगर चंद महीनों के लिए एकजुट होंगी तो इनको जोड़ने वाली सीमेंट सत्ता की होगी, जैसा कि 1996 से 1998 तक हुआ जब संयुक्त मोर्चा बना था। उस 2 साल में देवेगौड़ा और गुजराल के सपने तो पूरे हो गए, लेकिन कईयों के ख्वाब कसक बनकर रह गए। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं।
तो क्या 2024 की दौड़ और विपक्ष में पीएम पद हासिल करने की मची होड़ सिर्फ सत्ता भर का खेल है या वाकई ये लोग कोई बेहतर विकल्प देना चाहते हैं? वो दिन रात एक ही काम, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। वे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए। बिहार की राजनीति में हलचल लाने वाले नीतीश कुमार अचानक दिल्ली के दावेदार तो हो गए, लेकिन बीजेपी चुटकी पे चुटकी ले रही है। 7 जन्म में क्या 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री का पद आरक्षित है। तात्कालिक महत्वाकांक्षा के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सपना देखने लगे और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो आपके सामने में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। वैसे सपने जब तक पूरे ना हो वो हसीन ही रहते हैं, किसी मुंगेरी लाल के ही क्यों ना हो। तो एक तरफ प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष में बिखराव है, तो दूसरी तरफ बिहार की महागठबंधन में मंत्री पद को लेकर टकराव है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसे ज्यादा मंत्री पद चाहिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपने पिता लालू यादव से मुलाकात की तो चर्चा तेज हुई कि वो अपने पिता से मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करवाने आए हैं। इस बीच कांग्रेस से लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी भी ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद के लिए जोर लगा रही है। नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के जितने गुण चाहिए, जितनी योग्यता चाहिए, वो नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। मिशन 2024 का टारगेट नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का, तमन्ना पूरा विपक्ष उनके नाम पर लामबंद हो जाए और ये सब हो गया तो फिर दिल्ली दूर नहीं, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनी। नीतीश बाबू जरा धीरे चलिए। माना कि आप राजनीति के बाजीगर हैं, माना कि बिना बहुमत के भी सत्ता की डोर कैसे अपने हाथ में रखनी है यह आप अच्छी तरह जानते हैं, माना कि समीकरण, गठजोड़ और उसकी टाइमिंग को आपसे बेहतर समझने वाले कम हैं, माना कि मौसम का रुख आप भांप लेते हैं, लेकिन 24 अभी दूर है। 10 से ज्यादा पार्टियों वाले विपक्ष के कुनबे को संभालने का मंसूबा आपने पाला है, जिनके सहारे आप दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने में लगे हैं। लेकिन पहले बिहार का इम्तिहान तो पास कर लीजिए। पहले बिहार के महागठबंधन में शामिल 7 पार्टियों को तो साध लीजिए। पाला बदल को तो नीतीश महागठबंधन में आ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन उनकी पहली परीक्षा मंत्रिमंडल विस्तार में होनी है, क्योंकि अब तक तो उन्हें सिर्फ बीजेपी को साधना होता था, लेकिन अब आरजेडी समेत 7 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें उन्हें साथ लेकर चलना है और संतुष्ट भी रखना है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले टकराव की आहट सुनाई देने लगी है। 2017 में तेजस्वी गच्चा खा गए थे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में तेजस्वी के मन में होगा कि नीतीश बाबू को सीएम तो बना दिया, ऊपर से भले ही भरोसा दिखा रहे हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर तो होगा कि कहीं फिर नीतीश पलटी न मार दे। अरे भाई, हम लोग समाजवादी लोग हैं, आपस में लड़ते थे तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको, हम लोग समाजवादी लोग, हमारे जो पुरखों का विरासत कोई और ले जाएगा क्या? ये भरोसा कितने दिन तक कायम रहने वाला है कोई नहीं जानता। इसीलिए तेजस्वी भी इस बार अपने लिए मलाईदार मंत्री पद मांग रहे हैं। खबर है कि आरजेडी इस बार गृह मंत्रालय अपने कोटे के लिए मांग रही है। अब तक हर सरकार में गृह मंत्रालय नीतीश अपने पास रखते आए हैं। हालांकि जेडीयू किसी तरह के दबाव से इनकार कर रही है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, इंतजार कीजिए, जवाब मिल जाएगा। बात कहाँ से आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं, डिसीजन लेंगे, उनका क्षेत्राधिकार है। किस विभाग की जवाबदेही किस व्यक्ति या किस पार्टी के साथ दी जाए, इस संदर्भ में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि चाहे जो भी मंत्रालय जिस दल के साथ जाए, वो मिल बैठ करके बातचीत करके ही
जो महागठबंधन के नेता है वो लोग मिल बैठ करके ही फैसला करेंगे। गृह मंत्रालय पर मामला अभी अटका ही हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी अपने लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग करने लगे। ये तो बात हुई आरजेडी की, जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 19 सीटों वाली कांग्रेस की हसरत भी इस बार बढ़ी हुई है और जीतन राम मांझी की भी। नेगोशिएशन नहीं, अभी आपस में बातचीत हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्मुलेशन का, और उस अगले एक वीक के अंदर हो जाएगा। 2015 के फॉर्मूला में ऐसा आता है कि भाई हमको 1 मिला था, तो 2015 में हम 1 थे तो 1 मिला था, आज हम 5 हैं तो हम चाहेंगे कि हमको 2 भी मिले। गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं। अब सुशासन बाबू के सामने ये चैलेंज है कि वो अपने दोस्तों का कितना सम्मान रख पाते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, मंत्री पद का ये झगड़ा बिहार में ही नहीं है, वो महाराष्ट्र में भी है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच अब तक तय नहीं हो पाया कि किसके कितने मंत्री रहेंगे और किसे कौन सा महकमा मिलेगा। वहीं शिंदे गुट का शिवसेना पर अधिकार को लेकर ठाकरे गुट से भी झगड़ा चल रहा है। शिंदे गुट ने तय किया है कि वो शिवसेना भवन के पास भी अपना शिवसेना भवन बनाएगा। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की 38 दिन तक सीएम डिप्टी सीएम वाली सरकार चली। विधायक और जनता करते रहे इंतजार। नौ अगस्त को आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। चिदानंद मुनगंटीवार भारताची सार्वभौमता व एकात्मता सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे, लेकिन अब विभागों के बंटवारे का हो रहा है इंतजार। निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणत्याही विषयी सवाल यह है कि इस इंतजार के पीछे वजह क्या है? क्या शिंदे बीजेपी के बीच फिर फंसा हुआ है पेच? खबर है कि शिंदे और बीजेपी के बीच में विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी चाहती है कि जनता से सीधे कनेक्ट कर सके ऐसे मंत्रालय अपने पास रहे, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मंत्रालय शिंदे खेमा अपने पास चाहता है। इतना नहीं तो राजस्व जैसा जो मलाईदार मंत्रालय उसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ मंत्रालय को लेकर बीजेपी के साथ शिंदे गुट की फांस फंसी ही हुई है, तो दूसरी तरफ बड़े मोर्चे पर लड़ाई उद्धव गुट के साथ है। असल सवाल है कि शिवसेना किसकी? अब इस लड़ाई को एकनाथ शिंदे नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। उद्धव गुट के मुकाबले अब शिंदे गुट नया शिवसेना भवन खोलने की तैयारी में है। शिवसेना भवन दादर इलाके में ही पड़ता है और दादर इलाके में ही एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो भी अपना मुख्य कार्यालय बनाने जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा दे, रूबी लेन में ये वास्तु सेंट्रल बिल्डिंग है जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। करीबन 6 मंजिला ये इमारत है और इस इमारत में अपने पार्टी का दफ्तर बनाने को लेकर लगभग जो फाइनलाइजेशन है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुंबई के दादर इलाके में खुलेगा शिंदे गुट का दफ्तर। रूबी मिल के पास विस्टा सेंट्रल नाम की बिल्डिंग में हो सकता है ऑफिस। शिवसेना भवन से करीब 500 मीटर की दूरी पर खुलेगा शिंदे गुट का दफ्तर। एकनाथ जी को मिलने के लिए एक कार्यालय की आवश्यकता है। वो कार्यालय हम लोग दादर में बनाने का सोच रहे हैं। बहुत जल्दी ये कार्यालय बन जाएगा। तो नाम दिया होगा कुछ वैसा तो शिवसेना भवन, शिवालय। शिंदे गुट के दफ्तर का नाम भी शिवसेना भवन हो सकता है। इसमें बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर भी होगी। बस नहीं होगा तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम। अब सुनिए कि आखिर नए भवन को खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। ये जब भी बाला साहब जी थे तभी ये सेना भवन से बहुत अच्छे काम हो रहे थे। आज क्या काम हो रहा है, कौन सी समस्या हो रही है, आपको मालूम है। हर कार्यालय से जनता का हर प्रॉब्लम हल होना चाहिए और वो हल करने के लिए यहाँ एक कार्यालय, अच्छा कार्यालय बनेगा। दादर इलाका शिवसेना का गढ़ माना जाता है। इसी इलाके में नया दफ्तर खोलकर अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को सीधा चैलेंज करने जा रहे हैं। साथ ही ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि असली शिवसेना
वही है। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। अक्सर आपने सरकारी लापरवाही की बातें सुनी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के धार जिले की एक लापरवाही की तस्वीर दिखाएंगे। 1 साल पहले जिले में 305 करोड़ रुपए की लागत से एक डैम बनाया गया था, लेकिन पहली ही बरसात में उसमें छेद हो गया। वो डैम अब टूटेगा कि कब टूटेगा, इसी डर में हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरकता मिट्टी का चट्टान, मुसीबत में जान, सभी लोग घरों से बाहर निकल आए कृपया करके। और 11 गांव परेशान। घरों के अंदर कोई नहीं रहे। मौत का चेहरा कितना खौफनाक हो सकता है, इस तस्वीर में उसकी झलक है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी जो मिट्टी की चट्टान देख रहे हैं, वो तय करेगी कि इन 2 लोगों की जान बचेगी या नहीं। जैसे जैसे ये दरक रही है, वैसे वैसे जिंदगी और मौत का अंतर कम हो रहा है, और तभी शुरू होती है जिंदगी बचाने की रेस। ये लोग जितनी तेजी से भागते हैं, मिट्टी उसी तेजी से दरकनी शुरू हो जाती है। पीछे वाला शख्स खतरे को पहले भांप लेता है और लौट जाता है, और आखिर में आगे भाग रहा शख्स भी रास्ता बदलने को मजबूर होता है। दोनों की किस्मत अच्छी रही, बच गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि डैम में कई जगहों पर छेद हो गए हैं। मिट्टी अब भी दरक रही है, और ये कब टूट जाए पता नहीं। एहतियात के तौर पर आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें। सभी लोग बाहर आ जाएं। ये डैम पिछले ही साल 305 करोड़ रुपए की लागत से बना था, लेकिन पहली बारिश का दबाव भी नहीं झेल सका। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, कोई जवाब देने वाला नहीं। अभी बस इतना कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं। ट्रंच बनाकर उस पानी को भी खाली करने के लिए निर्देश दिया, काम शुरू हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी है। धार प्रशासन ने एहतियात के तौर पर डैम के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही दिन एक बार फिर लगे हैं सिर तन से जुदा वाले नारे। दोनों ही जगह मुहर्रम के जुलूस में नारे लगाए गए। सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक बार फिर माहौल में जहर घोलने की कोशिश हो रही है? क्या मुहर्रम के बहाने फिर नुपुर शर्मा वाले विवाद को उठाया जा रहा है? क्या इन दोनों घटनाओं का लिंक एक ही कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है? बड़ा सवाल यह कि सिर तन से जुदा नारे का कंट्रोल रूम कहां है? खंडवा मध्य प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश, न कोई डर न कोई खौफ, जुबां पर नफरत वाला वही नारा जो पिछले कुछ महीनों से गूंज रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा से यूपी के जौनपुर तक एक बार फिर माहौल में जहर घोलने की कोशिश हो रही है। पहले खंडवा की तस्वीर पर गौर कीजिए। मातम के त्योहार मुहर्रम पर ताजिया दफ्न करने जा रही भीड़ में नारा गूंज रहा है कि क्या चाहिए, और भीड़ तेज आवाज में जवाब दे रही है कि गुस्ताख नबी का सिर चाहिए। जी हाँ, खंडवा में भी सिर तन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया है। उन्माद फैलाने के लिए चुना गया मुहर्रम के जुलूस को गूंजने लगी सिर तन से जुदा वाली आवाज। खंडवा में घटना बुधवार की रात को हुई।
दरअसल शहर के जलेबी चौक क्षेत्र से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में मौजूद कुछ लोगों ने सर तन से जुदा वाला नारा लगाया। वहां पर कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि जिस वक्त नारे लगाए जा रहे थे उस वक्त जुलूस के साथ पुलिस भी मौजूद थी। वायरल वीडियो में छाता लगाए ये दो पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। नारे सुनकर पुलिस वाले आगे बढ़े, लेकिन भीड़ देखकर उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। भीड़ नारे तदबीर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ गई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आधार पर पुलिस ने अभी 25-30 लोग के खिलाफ अज्ञात में FIR इसमें दर्ज किया गया है और जितने फुटेज अभी हम लोग सभी ढूंढ रहे हैं उसके आधार पर उसमें हम पता रसी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई इसमें की जाए। मामला बढ़ा तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस तरह की किसी भी फिरका परस्ती की अराजकता को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी हरकत करने की अब कोई आगे हिम्मत ना जुटा सके। लेकिन नफरत वाला ये नारा यही नहीं थमा है। अब यूपी के जौनपुर की ये तस्वीर देखिए। भीड़ के कंधे पर चढ़ा ये युवक पहले तो या हुसैन का नारा लगा रहा था, लेकिन मातम का ये नारा कैसे नफरत के नारे में बदल गया ये भी देखिए। जैसे जैसे ये नारा लग रहा था भीड़ का उन्माद भी बढ़ता जा रहा था। इस जुलूस में शामिल लड़के हाथ में हॉकी लिए हुए थे और नारे लगाते हुए उसे हवा में लहरा रहे थे, मानो चुनौती दे रहे हो। इस घटना का वीडियो भी जब वायरल हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए विवादित बयान के बाद शुरू हुआ ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नफरत की इस आग का अंजाम ये हुआ कि उदयपुर में कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अमरावती में उमेश कोल्हे सिरतन से जुदा गैंग का शिकार हुए। अजमेर में सिरतन से जुदा वाले नारे लगे। नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हुई। सवाल यह है कि आखिर नफरत वाले सिर तन से जुदा नारे का कंट्रोल रूम कहां है? कौन लोग हैं जो नौजवानों को भड़काकर शहर शहर आग लगाने की फिराक में हैं? कौन है जो कट्टरपंथ का ये जहर फैला रहा है? ये सब आपको बताएं उससे पहले बता दें कि कन्हैया लाल मामले में NIA ने 9वीं गिरफ्तारी की है। और बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल यह था कि क्या विपक्ष के बाकी नेता नीतीश को PM उम्मीदवार बनाने पर राजी हो जाएंगे? 28% को लगता है कि हाँ मान जाएंगे, जबकि 72% लोगों को लगता है कि बाकी विपक्ष के नेता नीतीश के नाम पर राजी नहीं होंगे। तो इंडिया चाहता है में आज बस इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।